दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग 8वीं क्लास का सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3 को जानेंगे। इसके बारे में कुछ बातें हैं, अधिक तो नहीं है, बस उतना ही बातें जानेंगे जितनी इस बुक में लिखा हुआ है और यही आपको भी जानना है। ये मेनली जो बुक है वो पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स का बुक है जो कि 8वीं क्लास में चलती है बिहार के सरकारी स्कूल में। सरकार द्वारा ये प्रोवाइड किया गया है सरकारी स्कूल में। पब्लिक स्कूल की बात नहीं किया जा रहा, प्राइवेट स्कूल की बात नहीं किया जा रहा है। तो ये बुक 8वीं क्लास का है जो आपको पढ़ना है। और जैसे कि बीपीएससी चेयरमैन ने भी कहे हैं कि हम एससीईआरटी से क्वेश्चन पूछेंगे, तो एससीईआरटी से क्वेश्चन पूछेंगे तो एससीईआरटी में ये आपका आता है, जिसमें से 8वीं क्लास का बुक है ये, और पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स का बुक मिला जुला। फिर हम 9th में जो ही जाएंगे और 8 और 10th में जाएंगे, आप देखेंगे उसमें क्या होता है कि पॉलिटिकल साइंस की अलग बुक हो जाता है और इकोनॉमिक्स की अलग बुक होती है। 8वीं क्लास तक दोनों एक ही में चलता है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस और आपका इकोनॉमिक्स, ठीक है। देखिए भाग 3 है। इससे पहले मैं भाग 1 यानी 6th क्लास का, भाग 2 यानी 7th क्लास का मैं करा चुका हूं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इसी चैनल के माध्यम से वीडियो सेक्शन से आप जाकर देख सकते हैं, या मैं प्लेलिस्ट में इसको प्लेलिस्ट में भी रख दूंगा। प्लेलिस्ट शायद बना हुआ बिहार बोर्ड की बुक या बिहार बोर्ड 2023 करके बना हुआ होगा, उसी में आपको मिल जाएगा। इसका लिंक मैं आई बटन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो इससे पहले 6 और 7 को देखिए, फिर 8वीं को देखिए, तो आपको तीनों एक पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स की फुलफिल हो जाएगा और जो आने वाली एग्ज़ाम है इसके लिए आप खुद तैयार हो जाएंगे। चलिए पूरा वीडियो देखिएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करेंगे। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर लेंगे। चलिए चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या इसमें क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है इसमें। देखिए कक्षा 8 की है और कक्षा 8 में लिखा हुआ है सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन, अध्याय 1 और भारतीय संविधान, ठीक है, भारतीय संविधान। चलिए हम लोग इसी को बजानेंगे। तो देखिए पहला लिखा हुआ शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 एक बुनियादी कानून है, लागू 1 अप्रैल 2010, ठीक है। मैं आपको बता चुका है इसके बारे में कि ये शिक्षा का अधिकार जो है, जिसको 86वां संविधान संशोधन 2002 में लाया गया था, ठीक है, 2002 में लाया गया था। इसे 1 अप्रैल 2010 में लागू किया गया है। इसमें क्या होता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, ठीक है। देखिए यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, जैसे 6 से 14 वर्ष के लड़कियों को किसी भी विद्यालय में प्रवेश देने से मना नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक 3 किलोमीटर के दायरे में 8वीं तक की पढ़ाई हेतु सरकारी विद्यालय होना चाहिए, ठीक है। ये बातें भी कहा है। साथ ही साथ शिक्षक और छात्र का अनुपात दे रखा हुआ है, यानी छात्र 30 तो उसमें शिक्षक 1 होना चाहिए, ठीक है, यानी 30 बच्चों में 1 शिक्षक की आवश्यकता होगी। सरकार का ये गाइडलाइन है, तो याद रखेंगे। ये आपका जो शिक्षा संबंधी जो क्वेश्चन था यहाँ पर, कहने मतलब है ये बुनियादी शिक्षा की बात जो किया गया, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की बात जो किया गया है, जो बुनियादी कानून है जो 1 अप्रैल 2010 में लागू किया गया, इसकी सारी बातें यहाँ पर है। तो याद रखेंगे कि 3 किलोमीटर के दायरे में एक 8वीं क्लास तक स्कूल होना चाहिए, और साथ ही साथ जो टीचर और टीचर और छात्रों का अनुपात होना चाहिए, यानी करने मतलब छात्र अगर 30 है तो 1 टीचर होना चाहिए, ठीक है। आगे देख कहता है कि 1985 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गठन हुआ था। बात सही है, इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था, ठीक है। और इसका प्रथम अध्यक्ष आपको याद रखिएगा WC बनर्जी, ठीक है, WC बनर्जी। और इसका आप जन्मदाता कह सकते हैं A.O. ह्यूम को, ठीक है, A.O. ह्यूम, ठीक है। कब स्थापना किया गया था? 28 दिसंबर 1885 की बात है ये, ठीक है। कहाँ पर हुई थी? तो बम्बई में हुई थी, ठीक है। ये सारी बातें अगर आप चाहते फुल पेज वीडियो देखने के लिए तो इसी चैनल के माध्यम से आप जा सकते हैं, देखिए वीडियो सेक्शन में जा सकते हैं, या फिर कहीं प्लेलिस्ट में भी होगा, आप देख लीजिएगा कि वहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूरा वीडियो बना हुआ है, ठीक है।
पूरा कांग्रेस का अधिवेशन का वीडियो बना हुआ, एक पूरा वीडियो होगा जो कांग्रेस का अधिवेशन संबंधित हो, जितने प्रमुख अधिवेशन है सब के बारे में। इसी कांग्रेस से संबंधित MCQ भी होगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के लोगों द्वारा अपना संविधान खुद बनाने का स्पष्ट मांग की। यानी 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस बात का मांग किया कि भारत के लोग अपना संविधान खुद बनाएंगे, इसकी मांग किया गया। 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत के संविधान की एक रूपरेखा तैयार की, जिसे आप नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। और ये रिपोर्ट क्यों आया था, अगर आपको याद होगा तो आपको पता है, साइमन कमीशन आए थे। ठीक है, साइमन कमीशन आए थे 1928 में। ठीक है, और इसका विरोध किया गया था भारतीय नेताओं द्वारा। भारतीय नेताओं का कहना था कि हमारा संविधान बन रहा है और संविधान बनाएंगे कौन, गोरे लोगों द्वारा। क्योंकि ये कमीशन में जो 7 मेंबर था, सब का सब वाइट कमीशन भी कहता है, क्योंकि इसमें 7 मेंबर आपका अंग्रेज थे। ठीक है, तो संविधान मेरा अंग्रेज बनाएंगे, इसीलिए यह नेहरू रिपोर्ट भी आया था। ठीक है, उसी समय जिन्ना का 14 सूत्री मांग भी आया था। तो उसी समय नेहरू रिपोर्ट में मोतीलाल नेहरू ने अपना रिपोर्ट दिया था। खासकर नेहरू रिपोर्ट का जो अध्यक्ष थे वो मोतीलाल नेहरू थे, तो इसलिए इसका उसी के नाम से है। और इसमें और कांग्रेस के 8 मेंबर अन्य नेता और भी थे। तो सब मिलकर एक रिपोर्ट सौंपा था कांग्रेस सरकार को, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। इसमें भी अपने संविधान की रूपरेखा का तैयार किया गया था। ठीक है, 1931 में देखिए कराची अधिवेशन हुआ था, जिसका अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। इसमें भी भारतीय संविधान की रूपरेखा से संबंधित प्रस्ताव पेश किया गया था। 1934 के एक स्वतंत्र संविधान की मांग की गई, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध में तेज हो गई। यानी 1934 में एक स्वतंत्र संविधान की मांग किया गया था, जो सेकेंड वर्ल्ड वार में ये तेज हो गई थी, मांग को तेज कर दिया गया था। ठीक है, दिसंबर 1946 में संविधान सभा गठन किया गया था, आपको पता है। ठीक है, और इसी दिन यानी इसी 9 दिसंबर को, ध्यान रखेंगे, 9 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। और अस्थायी अध्यक्ष 2 दिन बाद, ठीक है, 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था राजेंद्र प्रसाद को। यहाँ पर दोनों बिहारी लिखा, यानी कहने मतलब दोनों बिहार के रहने वाले थे। ठीक है, तो 9 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर को चुन लिया गया था। ठीक है, भारतीय संविधान को लिखने वाला सभा में 299 सदस्य थे। ठीक है, तो बात सही है कि भारतीय संविधान जो हमारे देश से जो अलग हो गए, ठीक है, उसके बाद जो कुल मेंबर की बात जो किया जाएगा यहाँ पर, तो कुल मेंबर 299 थे। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा गलती है, प्रारूप समिति होगा। ठीक है, प्रारूप नहीं, प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, ड्राफ्टिंग सही लिखा हुआ है। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, भारतीय संविधान सभा ने 9 जनवरी 1946 को संविधान बनाने का कार्य शुरू किया। ठीक है, और ये कब पूरा हुआ, तो देखिए आपको मैं कल भी बताया था और आज भी यहाँ पर है, 26 नवंबर 1949 को संविधान लिखने का कार्य पूरा हो गया। और इसी दिन हम संविधान को अंगीकृत यानी कह सकते हैं आप इसको, हम एडॉप्ट किए थे। ठीक है, और संविधान लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। ठीक है, यानी हमारा संविधान जो आज दिखाई पड़ रहा है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 25 पैसा वार्षिक चंदा, ठीक है, किस लिए, देखिए किस लिए लिया जाता, ध्यान रखेंगे। वार्षिक चंदा 25 पैसा मात्र लेकर सभी को सस्ता देने और सार्वभौमिक जो करने की बात किया गया था, वो कब किया गया था, तो 1920 में नागपुर कांग्रेस अधिवेशन, जिसका अध्यक्षता कर रहे थे वी राघवाचारी। ठीक है, इसका मतलब ये समझेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 25 पैसा आपसे किसी से भी, उसमें भारतीय जनता से लेकर कांग्रेस की मेंबरशिप दिया जा रहा था, यानी सभी को दिया जा रहा था। ठीक है, और इसका जो प्रस्ताव पेश किया गया था 1920 का नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में, जिसका अध्यक्षता किए थे वी राघवाचारी। ठीक है, वयस्क अधिकार की मांग करना समानता की तरफ उठाए जाने वाला महत्वपूर्ण कदम था। ठीक है, तो ये होना चाहिए कि सभी को मत देने का अधिकार था, लेकिन उस समय सभी को मत दे नहीं पाते थे, क्योंकि वहाँ पर
कर की बात था, जो कर देंगे, जो इतना टैक्स देंगे, जिसके पास इतना संपत्ति है वही मतदान कर सकते थे। ठीक है, आगे है संविधान सभा की बैठक नई दिल्ली के संविधान सभा भवन में 8:30 बजे शुरू हुई, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक बातें सामने खुल के आ रही है। ठीक है, कि संविधान सभा की बैठक नई दिल्ली के संविधान सभा भवन में 8:30 बजे शुरू हुई, जिसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने किया था। भारतीय संविधान के मूल पाठ में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ। अभी भी ध्यान रखेंगे, मूलतः 395 अनुच्छेद ही है, मूलतः 22 भाग ही है, लेकिन बस अनुसूची कितना हो गया है तो 12 हो गया है। ठीक है, भले उसमें अनुच्छेद में हमने क्या किया, ABCDEF जोड़ जाड़ के उसको बड़ा कर दिया है गया, और कहता है कि 495 हो गया, कहीं लिखा 470 लिखा होगा, कहीं पर 460 लिखा होगा। ठीक है, यहाँ पर भी आप देखेंगे भाग 25 लिखा मिलेगा, उसमें भी क्या किया, 9 जोड़े, 9 फिर 9A जोड़े, 9B जोड़ दिए हैं। ठीक है, इस प्रकार करके अगर हम AB को हटा देते हैं तो आज भी भाग 22 ही है। ठीक है, भाग 22 ही है और अनुच्छेद 395 ही है। ठीक है, मूलतः। चलिए, अनुसूचियाँ बढ़ के 12 हो गई है। ठीक है, आगे एक बात है कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में क्या हुआ था, यही बातें अटल बिहारी वाजपेयी के समय की बात है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। ठीक है, भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान को आत्मा किसको कहा, आर्टिकल 32। ध्यान रखेंगे, भीमराव अंबेडकर के अनुसार अगर पूछा जाए कि भारतीय संविधान की आत्मा क्या है तो आपको याद रखिएगा अनुच्छेद 32, और अगर प्रॉपरली ऐसे सिर्फ पूछा जाए तो प्रस्तावना। ठीक है, ऐसे पूछा जाए। आगे आगे देखिए, ध्यान देंगे 1942 में। ठीक है, कैबिनेट मिशन है 1946। ठीक है, 1946 में एक मिशन आए थे जिसका नाम है कैबिनेट मिशन। इसमें कौन कौन मेंबर था, स्टफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। ठीक है, ये 3 व्यक्ति थे, तीनों व्यक्ति मिलकर एक मिशन भारत आया था, जिसे हम कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। इस मिशन ने पाकिस्तान की मांग, मोंगा नहीं मांग होगा, ठीक है, पाकिस्तान की मांग को साफ तरीके से ठुकरा दिया गया था। ठीक है, मांग को इसी वजह से मुस्लिम लीग संविधान सभा में भाग लेना नहीं चाह रहे थे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ध्यान रखेंगे। कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर हैं, स्टफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर, और इस मिशन द्वारा पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया गया था। ये कब आए थे, 1946 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर फिर से उस बात को दोहराया गया, आप लोग याद कर लीजिएगा। 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में धन सिन्हा, 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर राजेंद्र प्रसाद, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा पारित या कह सकते हैं पेश किया गया, फिर इसके बाद में पारित हो गया। यही उद्देश्य प्रस्ताव जो आज हमारा प्रस्तावना के तौर पर है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था, 13 दिसंबर 1946 को, और यही उद्देश्य प्रस्ताव आज हमारा प्रस्तावना के रूप में है। ठीक है, खैर कुछ चीज़ें इस पर जोड़ा गया है। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था, क्योंकि इसका एक डिमांड था कि पाकिस्तान से कुछ भी नहीं, पाकिस्तान से कम कुछ भी नहीं, तो पाकिस्तान की मांग तो पूरा हो नहीं रही थी, इसलिए इसका बहिष्कार किया था। संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या कितनी, ध्यान रखिएगा, उनकी कुल संख्या 15 है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या 15 है। ठीक है दोस्तों, संविधान सभा की प्रमुख समिति है। ठीक है, तो संविधान सभा की जो प्रमुख समितियां हैं उनके बारे में, और उसका अध्यक्ष देखिए लिखा हुआ है, तो हम लोग उसकी कुछ समिति है और अध्यक्ष हैं उनके बारे में जानेंगे। यहाँ पर जो आपके SCRT में दिया हुआ है उसी संबंधित देखिए, यहाँ पर एक संचालन समिति है जिसका अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, याद कर लीजिएगा आप लोग। इसके बाद कुछ और समिति है, जैसे कि आपका यहाँ पर है प्रारूप समिति। ठीक है, प्रारूप समिति भीमराव अंबेडकर, संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद लास्ट में है एक राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, ये इसका अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र
प्रसाद। ठीक है, चलिए अध्याय 2 पे चलते हैं। अध्याय 2 में है धर्मनिरपेक्षता मौलिक अधिकार। ठीक है, तो मौलिक अधिकार मेनली आप याद रखेंगे कि मौलिक अधिकार जो है भाग 3, ठीक है, भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक है। ठीक है, और यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता का मतलब एक ऐसी हम भारत की निर्माण एक ऐसी भारत की कल्पना कर रहे हैं, ये या ऐसी भारत की बात कर रहे हैं जहाँ पर सभी धर्मों का सम्मान किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। तो कहता है कि वे अधिकार जो किसी व्यक्ति किसी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है, ऐसे लिखना चाहिए कि वे अधिकार जो किसी व्यक्ति के यानी ये व्यक्ति को यहाँ पर काट दीजिए। ठीक है, किसी व्यक्ति के आत्मसम्मान के लिए वह मानसिक एवं शारीरिक रूप से एक स्वस्थ आत्मनिर्भर एवं आज़ादी जीवन जीने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो एक ऐसी अधिकार आपको मिलना चाहिए जो आपके आत्मसम्मान को ठेस ना पहुँचे। ठीक है, मानसिक रूप से ठीक हो और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ आत्मनिर्भर एवं आज़ाद जीवन जीने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, तो देखिए आपका भाग यहाँ पर 3 है, अनुच्छेद 12 से 35 है। ठीक है, मौलिक अधिकार देखिए यहाँ पर पहला आपके पास है। देखिए यहाँ पर कितना अधिकार दे रखा हुआ है। फर्स्ट अधिकार क्या है? समता का या समानता का अधिकार। कितना से कितना तक? 14 से 18 तक। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो मेनली आपका एससीईआरटी में दे रखा हुआ उतने जानेंगे। इसको पढ़ने के लिए तो खैर 2 दिन टाइम लग जाएगा। ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा है ये। ठीक है, जो कि आप कह सकते हैं पॉलिटी का मेन हार्ट है ये। ठीक है, आप आत्मा कह सकते हैं। तो अनुच्छेद 14 में है कि विधि के समक्ष समता। ठीक है, यानी विधि के समक्ष सबको समान होगा, विधि के समक्ष, कानून के समक्ष। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा, उन पर एक समान लागू करेगा। यहाँ पे अमीरी गरीब देखकर कानून नहीं बनेगी। ठीक है, सबके लिए समान कानून बनेगी। ये 14 में कहता है विधि के सामने सब कोई समान है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अनुच्छेद 15। ठीक है, ध्यान रखेंगे धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। यानी कोई ऐसे व्यक्ति से आप किसी प्रकार से भेदभाव नहीं कर सकते हैं इसलिए कि वो अलग धर्म के हैं, वो अलग नस्ल के हैं, वो अलग जाति के हैं, वो अलग लिंग के हैं, वो अलग जन्म स्थान उसका है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं किया जाए। किसको कहा गया है? सरकार को भी क्या कहा गया है और इसमें व्यक्ति को भी कहा गया है। ठीक है, कहने के मतलब दोनों की बातें हैं। क्या कहता है? राज्य द्वारा किसी धर्म मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर नागरिक के प्रति जीवन में किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, यानी किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं कर सकते आप। ठीक है, चलिए आगे ध्यान रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति संबंधी विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता। कहने का मतलब है कि अगर राज्य सरकार किसी भी साफ समझेंगे कोई भी नौकरी निकालता है तो उसमें आप किसी भी व्यक्ति को ये कहकर आप उसको नहीं हटा सकते हैं कि आप बिहार राज्य के नहीं हैं, आपको नौकरी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये नहीं कह सकते, वो सभी को देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए याद रखेंगे इस बात को। लेकिन यहाँ पर कुछ अपवाद हैं, जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? ध्यान रखेंगे 16 के 4 में अपवाद स्वरूप है कि आप किसी विशेष वर्ग के लिए आप सीट को आरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखिए आपका लिखा हुआ है अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत। ठीक है, अस्पृश्यता का उन्मूलन के लिए से दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। यानी कहने का मतलब है किसी व्यक्ति के साथ में आप ऐसा कोई व्यवहार नहीं करेंगे जिससे छुआछूत वाला कहानी इसमें आ जाती हो। ठीक है, आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे दूसरे को ठेस पहुँचे, इस प्रकार किसी प्रकार काम नहीं करेंगे। ठीक है, छुआछूत को बैन किया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए याद रखेंगे इतना सी बातें। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अनुच्छेद 18 को देखते हैं। अनुच्छेद 18 में देखिए क्या लिखा, उपाधियों का अंत। सेना या विधा यानी कहने मतलब शिक्षा संबंधी सम्मान के सिवाय
अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। ठीक है, भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। ठीक है, तो याद रखेंगे कोई भी व्यक्ति अपनी उपाधि नहीं लगाएंगे अगर यहाँ पर सिर्फ सेना और शिक्षा संबंधी विधा संबंधी छोड़ दे। जैसे कि आपने देखे होंगे कर्नल, ये तो लेफ्टिनेंट, ये तो ये सब चीज़ें हैं। कहीं कहीं आप देखते होंगे शिक्षा संबंधी जो पीएचडी हो जाए डॉक्टर फलना तो डॉक्टर तिसका, ठीक है, इस तरह का नाम लिखा रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो शिक्षा संबंधी और सेना को छोड़ दिया जाए तो कोई भी आप उपाधि नहीं लगा सकते हैं। और अगर कोई विदेशी सरकार को आपको उपाधि दिया जा रहा है तो आप राष्ट्रपति के आज्ञा के बिना नहीं ले सकते हैं, नहीं स्वीकार कर सकते हैं। नोट कर देखिए, लिखा हुआ है भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, इसके बाद वीर चक्र आदि पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत में दिए जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए है स्वतंत्रता का अधिकार। ये कहाँ से कहाँ तक है? 19 से 22 तक है। मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, सिर्फ 6 हैं। अब सिर्फ 6 हैं क्योंकि 19(1) का F को हटा दिया गया। इसमें क्या था? संपत्ति का अधिकार था। ठीक है, 40वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को यहाँ से हटा दिया गया है और उसको 300 के A में रखा गया है। अब संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा, अब कानूनी अधिकार हो गया है। ठीक है, आप कानून के तहत संपत्ति रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे संपत्ति आप नहीं रख सकते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे इसमें देखिए आपको 19(1) का A में क्या है? आपका प्रेस का स्वतंत्रता दिया हुआ है, यानी कहने मतलब बोलने की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक है, ये 19(1) का A में दिया गया है। 20 में देखिए, अनुच्छेद 20 में क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि संबंधी संरक्षण। ठीक है, अनुच्छेद 20 में दे रखा हुआ अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दे रखा हुआ। ठीक है, अनुच्छेद 21 में क्या है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। ठीक है, यानी इसको जीने का अधिकार आप कर सकते हैं। ठीक है, जीने का अधिकार कर सकते हैं, अनुच्छेद 21 में है। इसमें देखिए अपराधों के लिए दोष सिद्धि में बहुत लंबा चौड़ा कहानी है। ठीक है, आप उसके बाद अनुच्छेद 21 का क में ध्यान रखेंगे, वही वाली बातें हैं जो बच्चों को शिक्षा दिया जाएगा। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की बात किया गया है 86वां संविधान संशोधन 2002 के अनुसार। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार में 2 अनुच्छेद है 23 और 24। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि 23 में जो देखा हुआ मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात्कार श्रम का प्रतिषेध। ठीक है, इसका मतलब ये होता है किसी व्यक्ति के द्वारा इसके द्वारा किसी व्यक्ति को खरीद बिक्री, बेगारी या इस प्रकार से अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषेध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति अगर काम करना चाह रहा है आपके यहाँ पर, उसको 400 रुपया 500 रुपया दे काम करवा लेते हैं सारा दिन, तो वो कोई अपराध नहीं है। वो आपने बोला कि मैं 400 रुपया, वो उस व्यक्ति ने बोला कि मैं 500 रुपया लूँगा, आपने कहा 400 रुपया देंगे। अगर 400 रुपया हम काम करने को तैयार है सारा दिन, तो कोई हम जबरदस्ती उसके साथ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उस स्वेच्छा से मेरे यहाँ काम कर रहा है। जब शाम में छुट्टी होकर घर जाएंगे तो 400 रुपया मैं दे दूँगा, ये अलग चीज़ें हैं। लेकिन कोई व्यक्ति को आप कभी किसी को उठा कर लाएँ कहीं से और ज़बरदस्ती कोड़े के बल पे मार के काम करवा रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात है किसी से खरीद बिक्री कर रहे हैं, ये सब दंडनीय अपराध है। ठीक है, आप इसे नहीं कर सकते। इसे हम मानव के दुर्व्यवहार या बलात्कार कहते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 23 में ये चीज़ें हैं। और अनुच्छेद 24 में देखिए इसी का छोटा रूप है, बच्चा के लिए है। ठीक है, कि अनुच्छेद 24 में कहता है, अच्छा नोट करके दिया हुआ है, जरूरत पड़ने पर राष्ट्र सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। इससे आप नहीं कहा तो ये होना चाहिए, जरूरत पड़े तो राष्ट्र सेवा के लिए जाना चाहिए। ठीक है, अगला देखिए कहता है अनुच्छेद 24 में ये कहता है कि किसी भी बालक के नियोजन के प्रतिषेध है। 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्ति नहीं की जा सकती है। कहने मतलब है 14 ईयर से नीचे बच्चों को आप
कहीं पर ऐसा कोई काम में नहीं लगाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। धर्म एवं शिक्षा का अधिकार, ठीक है, दे रखा हुआ है। इसमें ध्यान दीजिएगा कि ये इसमें 4 अनुच्छेद है, 25 से 28। ठीक है, 25 में कहता है, ध्यान रखेंगे यहाँ पर ये बात लिखा, अंतःकरण की और धर्म के आबाद रूप में मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। देखिए यहाँ पर ये कहता है कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म मान सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप धर्म मानिए, प्रचार प्रसार कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई भी धर्म मान, जरूरी है कि बाप मान रहे हिंदू धर्म तो बेटा भी हिंदू मानेंगे नहीं। इस हमारा संविधान ने दिया है कि आप चाहे तो आप कोई भी धर्म मान सकते हैं। ठीक है, आपका मन। ठीक है, याद रखेंगे 25 में इतना समझेंगे, हम धर्म को मानेंगे। ठीक है, इसके बाद 26 में देखिए क्या कहता है, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन की स्वतंत्रता। यानी हम कोई व्यक्ति अपने धर्म के लिए संस्था, मंदिर मस्जिद बना सकते हैं। ठीक है, स्थापना कर सकते हैं, पोषण कर सकते हैं। विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व और प्रशासन का अधिकार दे रखा हुआ है। ठीक है, कहने का मतलब पहले धर्म मानिए, फिर आप मंदिर मस्जिद की बात कीजिए। ठीक है, वहाँ पे आप कर सकते हैं। 27 में देखिए कहता है कि कोई भी ऐसा कर ऐसा नहीं लिया जाएगा या देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, धार्मिक कर होगा। ठीक है, जिसकी आय किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण करने के लिए विशेष रूप से निश्चय कर दी गई हो। ठीक है, ऐसा कोई आपसे कर नहीं लिया जाएगा। कोई आप बता सकते हैं कोई कर ऐसा लेता होगा तो धार्मिक कर, अगर हम गुलामी के से पहले की बात करें धार्मिक कर लेता था, लेकिन अब तो कोई धार्मिक कर नहीं है। ठीक है, तो कोई धार्मिक, हाँ चंदा एक अलग चीज़ है, चंदा एक स्वैच्छिक चीज़ है। ठीक है, आपको देने की इच्छा कर दे सकते, नहीं देना छोड़ दीजिए आप। ठीक है, तो स्वैच्छिक कर है चंदा, चंदा कर नहीं कर सकते, स्वैच्छिक आप व्यय है, आप शुल्क है, कर सकते हैं कि आप दीजिए उसको, लेकिन यहाँ पर टैक्स, ऐसा कोई टैक्स लगाता नहीं है। ठीक है, चलिए, और 28 में देखिए कहता है कि राज्य विधि से पूर्णतः किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, यानी कहने का मतलब है ऐसा कोई भी राज्य विधि से पूर्ण किसी शिक्षक संस्थान पर कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षा संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को बलात् सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकता है। यानी ध्यान रखेंगे राज्य संपोषित स्कूल सब में किसी प्रकार को धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका 5वां में है अधिकार में संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29। इसमें अल्पसंख्यक वर्गों को हितों की संरक्षण, जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो अपने आप को पहले संरक्षण करें, अपने हित का संरक्षण करें। ठीक है, यहाँ में देखिए लिखा हुआ है कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपने भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे अल्पसंख्यक पहले 29 में अपना हित को संरक्षण करेगा, यानी करने का मतलब अपने आप को बचाएगा पहले। ठीक है, ध्यान रखेंगे जब अपने आप को सब कुछ कर ले तो 30 में अपना शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकता है। ठीक है, और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का ध्यान रखेंगे, वर्गों का अपना अधिकार दे रखा हुआ है। ठीक है, अपना अधिकार है। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो देखिए अधिकार है, कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपने पसंद के शैक्षणिक संस्थान चला सकते हैं और सरकार उसे अनुदान देने में किसी तरह की भेदभाव नहीं करेगी। ठीक है, यानी कहने का मतलब है अल्पसंख्यक वर्ग पहले अपने आप को हित के संरक्षण करेगा और सेकंड स्थान में अपनी, यानी कहने का मतलब है 29 में अपने हित का संरक्षण करेंगे और 30 में अपना शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। ठीक है, यहीं पर मदरसा वाली बात है। ठीक है, कि अल्पसंख्यक वर्ग अपनी मदरसा का स्थापना जो करते हैं वो आपको विधि सम्मत है, कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे आपके पास है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, ये आपका कितना है, अनुच्छेद 32 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, इनके अनुसार, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा कहा किसको, अनुच्छेद 32 को। ठीक है, इसमें इसके तहत 5 रीट है। पाँचों रीट को ध्यान रखेंगे। यहाँ 5 रीट कौन कौन से हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा लेख। ठीक है, एकमात्र जो आपके स्टार्टिंग में बंदी प्रत्यक्षीकरण, इससे किसी व्यक्ति के ऊपर लागू होती है, बाकी सारे संस्थाओं के ऊपर में लागू होती है। ठीक है, देश में
धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने के लिए धर्मनिरपेक्ष को सन 1976 में संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में 1976 में जोड़ा गया। ध्यान रखेंगे 42वां संविधान संशोधन कब हुई थी? 1976 में। ठीक है, इस समय हमारे संविधान में कुछ चीज़ें, कुछ शब्द जोड़ा गया था, जिसे देखिए यहाँ पर, एक तो धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद, ठीक है, और उसी में देखिए पंथ निरपेक्ष लिखा हुआ है, धर्मनिरपेक्ष कोई पंथ निरपेक्ष, ठीक है, और अखंडता, ठीक है, ये चीज़ें जोड़ा गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको जोड़ा गया था। और ध्यान रखेंगे 1976 का जो भारत का संविधान संशोधन किया गया था, 42वां संविधान संशोधन 76 में, उसको हम मिनी संविधान संशोधन भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे भाग 4 में ध्यान रखेंगे, भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक जो अनुच्छेद दे रखा हुआ है, ठीक है, उसे हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, जिसको इंग्लिश से शॉर्ट फॉर्म में से हम DPSP, ठीक है, DPSP भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे इसमें जो भी अधिकार दिया हुआ है वो न्यायालय में वाद योग्य नहीं करनी, मतलब न्यायालय आप उसको ले जा नहीं सकते। सरकार की इच्छा है तो आपको वो अधिकार देंगे, नहीं इच्छा है तो नहीं दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ साफ साफ, ठीक है, वो नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसी में भाग 4, ध्यान रखेंगे, भाग 4 का A जोड़ा गया और एक अनुच्छेद जोड़ा गया 51 का A। ठीक है, और इसमें हमारे संविधान में लागू नहीं था, इसको जोड़ा गया 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत में एक मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी लाया गया। और ये किस देश के संविधान से प्रेरित है? सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। और स्वर्ण सिंह समिति, ध्यान रखेंगे, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर इसे जोड़ा गया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये मौलिक कर्तव्य भाग, ठीक है, भाग 4 का A और अनुच्छेद 51 का A। ठीक है, चलिए ध्यान रखें इस बात को लेकर, कहाँ से लिया गया था? तो सोवियत संघ से। वर्तमान में कितना है? 11, पहले 10 था। ठीक है, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, ध्यान रखेंगे, कहने का मतलब है भारत सरकार द्वारा एक नागरिकता दी जाती है और भारत सरकार देती है, न राज्य सरकार देती है। ठीक है, जबकि अमेरिका में कैसी है? 2 ही नागरिकता है, यानी भारत सरकार, वहाँ अमेरिकी सेंट्रल गवर्नमेंट अलग से नागरिकता प्रदान करती है और राज्य सरकार अलग से प्रदान करती है। ठीक है, भारतीय संविधान अंशतः कठोर एवं अंशतः लचीला, यानी कहने मतलब थोड़ा कठोर भी है और थोड़ा लचीला, मिला जुला असर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पास, हमारे पास है अध्याय 3, जिसे हम संसदीय सरकार के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें हम भारत का संसद को पढ़ेंगे और संसद का 3 अंग होता है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, देखिए राज्यसभा लिखा हो कहीं न कहीं। ठीक है, देखिए राज्यसभा, तो ध्यान रखेंगे कि लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, लोकसभा को निम्न सदन, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। एक बात ध्यान रखेंगे, लोकसभा में कुल मेंबर 245, राज्यसभा में कुल मेंबर 245 और लोकसभा में कुल मेंबर 543। ठीक है, चलिए यहाँ पे आगे एक बात लिखा हुआ है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं अनुच्छेद 108 के तहत। ठीक है, अगर कोई ऐसे विधेयक लोकसभा में पारित हो रहा है, राज्यसभा में गिर जाए, राज्यसभा में पारित हो लोकसभा में गिर जा रहा है, ये मेनली राज्यसभा में गिर जाता है। ठीक है, लोकसभा में तो बहुमत रहता है तो सत्तारूढ़ पार्टी अपना वो पास करवा ही लेते हैं, लेकिन राज्यसभा में कभी कोई, राज्यसभा में सत्तारूढ़ पार्टी का बहुमत नहीं हो पाता है, क्योंकि उसका बहुमत होने के लिए राज्यों में भी सरकार की उनकी होनी चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से अगर कोई ऐसा विधेयक जो लोकसभा में पारित हो राज्यसभा में गिर जा रहा है, तो एक राष्ट्रपति के पास एक आर्टिकल 108 के तहत में ये अधिकार है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं, जिसको, ठीक है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। ठीक है, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। ठीक है, दूसरी कौन बनी? सुमित्रा महाजन। ठीक है, इस प्रकार प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ध्यान रखेंगे, गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, राज्यसभा कुल मेंबर कितना मैंने बताया? कुल मेंबर ध्यान रखेंगे, कुल मेंबर 245। राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होती है। ठीक है,
दोस्तों, राज्यसभा का जो सदस्य होता है उसका निर्वाचन जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कहने का मतलब है कि जनता वोट नहीं करते हैं, ठीक है, जनता के प्रतिनिधि वोट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसे हम अप्रत्यक्ष करते हैं। यहाँ पर देखिए आपके पास लिखा हुआ है कि 238 निर्वाचित और 12 मनोनीत। अगर दोनों को हम जोड़ें तो 238 और 12 यानी 250, ठीक है। लेकिन 250 ये संख्या जो है ये अधिकतम संख्या है, लेकिन मेरे पास कितना है 245, ठीक है। तो याद रखेंगे 245 मेंबर फिलहाल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, ध्यान रखेंगे। जिस प्रकार विधान परिषद भंग नहीं होती उस प्रकार राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। ये एक अस्थायी सदन, इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है 6 वर्षों का होता है। लेकिन प्रत्येक 2 वर्षों में क्या होती है 1/3 मेंबर राज्यसभा से निर्वाचित क्या बोला जाए कि उसको वहाँ से हटना पड़ता है, यानी उनका कार्यकाल समाप्त हो जाती है। फिर उतने मेंबर वो आकर फिर से भर जाते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति वेतन कर मुक्त है, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति वेतन अभी कितना है 5 लाख है, ठीक है, 5 लाख है और 5 लाख वेतन कर मुक्त है, ठीक है। चलिए, प्रथम राष्ट्रपति जो महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और अभी वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू है। उपराष्ट्रपति कौन है जगदीप धनखड़, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्नकाल, संसद अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित किसी भी विवाद से जुड़ा किसी भी समस्या के बारे में प्रश्न पढ़ते हैं। इसे तारांकित प्रश्नों की संख्या अधिकतम 20 हो सकती है, ठीक है। प्रश्नकाल होता है और संसद अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में किसी कोई विवाद हो तो उस प्रश्नों को उस प्रश्नों से जुड़ा कोई समस्या हो तो उस प्रश्न को पढ़ते हैं, ठीक है। आगे शून्यकाल देखिए लिखा हुआ, शून्यकाल भारत की देन है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, भारत की देन है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है और समय रहता है 12 से 1, ठीक है। इसमें 2 तरह प्रश्न होता है, तारांकित होता है और तारांकित मतलब का कि स्टार मार्क दिया रहता है और स्टार मार्क दिया हुआ नहीं रहता है, ठीक है। चलिए आगे है अध्याय 4 कानून की समझ, ठीक है। बिहार राज्य में 1982 में बिहार प्रेस बिल के नाम से राज्य विधान पालिका द्वारा एक कानून पारित किया गया, ठीक है। कानून पारित किया गया, क्यों पारित किया गया देखिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो राज्यसभा प्रत्येक सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, तो हो गया। राज्यसभा की जो न्यूनतम उम्र होती है, ठीक है, राज्यसभा मेंबर बनने का उसका 30 वर्ष होता है। ये एक अस्थायी सदस्य है। पदेन अध्यक्ष कौन होता है उपराष्ट्रपति होता है, ध्यान रखेंगे। राज्यसभा की पहली बार गठन कब हुई थी 30 अप्रैल 1952 को, ठीक है, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति संसद का तीसरा अंग है। भारत के संविधान में राष्ट्रपति औपचारिक रूप से अपनी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री नेतृत्व में बनी मंत्रिपरिषद के माध्यम से करता है। राष्ट्रपति कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। संवैधानिक प्रधान होता है, प्रथम नागरिक होता है, ध्यान रखेंगे सब बातों को, ठीक है। अनुच्छेद 52 से 62 राष्ट्रपति संबंधित है। राष्ट्रपति निर्वाचन विवाद का निपटारा कौन करता है सुप्रीम कोर्ट करता है, यानी उच्चतम न्यायालय करता है, ठीक है। रिक्त रहने पर 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का पद भरना होगा। बहुमत दल का नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, ठीक है। अगर राष्ट्रपति को चुनाव होने के बाद किसको नियुक्ति करना है तो ध्यान रखेंगे बहुमत दल के नेता को नियुक्त करना होता है, ठीक है। चलिए, देश का प्रथम राष्ट्रपति ध्यान रखें कब कौन थे तो राजेंद्र प्रसाद थे। कब से कब 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक, ठीक है। 5वां आपके पास है न्यायपालिका, ठीक है, जो न्यायपालिका स्वतंत्र न्यायपालिका स्तर देखिए जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ग्राम न्यायालय भी है। चलिए आगे देखते हैं। हिंदू अधिकार अधिनियम 2005 के संशोधन पिता के संपत्ति में बेटा बेटी के समान बराबर का हकदार होता है, ध्यान रखेंगे। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है, ध्यान रखेंगे। एकमात्र सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है तो दिल्ली में है। सरकार का यह दायित्व है कि वो यह सुनिश्चित करें कि भारत में कोई भी नागरिक गरीबी या किसी अन्य असमर्थता के कारण न्याय पाने से वंचित न रह जाए, ठीक है, न रह जाए। इस उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए भारत सरकार द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में पारित किया गया, जो 9 नवंबर 1995 से प्रभावी है। यानी सरकार का ये भी एक दायित्व है कि ऐसा कोई व्यक्ति ना हो जो गरीबी और असमर्थता की वजह से उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, ध्यान रखें सब बातों को, ठीक है। अध्याय 6 में कोई पॉइंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे एग्जाम कोई पॉइंट नहीं है, सिर्फ उसका कुछ लंबा चौड़ा दिया हुआ था। अध्याय 7 में देखिए यहाँ से इकोनॉमिक्स की बातें शुरू हो जाएगी, ठीक है।
याद रखेंगे। वैशाली जिला में क्या होता है, प्रमुख रूप से केला खेती होता है, ठीक है। मधुरापुर महिला दूध उत्पादन सहयोग समिति नामक एक सहकारी समिति की स्थापना किया गया। सहकारिता शब्द सह तथा कारिता से बना है, यानी साथ मिलकर काम करने वाली बात है, ठीक है। अध्याय 8 पे चलते हैं। अध्याय 8 में देखिए खाद्य सुरक्षा है। खरीदे हुए अनाज खाद्य भंडार में रखे जाते हैं, इसे हम बफर स्टॉक कहते हैं। ध्यान रखेंगे, जो हमसे अनाज खरीदता है सरकार, वो जाकर कहीं पर भंडार कर लेते हैं, जैसे FCI गोदाम है, वहाँ पे भंडार करके रखते हैं। जब हमें आवश्यकता होती है सरकार हमको देते रहती है, ठीक है। पैक्स, यहाँ पर देखिए प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पैक्स है। FCI मैंने जिसका नाम लिया उनका यहाँ पर फुल फॉर्म दिया है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। स्थापना कब किया गया था, तो जनवरी 1965 को किया गया था। FCI एक भारत का एक निगम है। भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु, यह खाद्य सुरक्षा करने हेतु खाद्यों का क्रय करके उन्हें गोदाम में भंडारित किया जाता है। इसके बाद कुछ कानून है, जैसे कि मेरे पास दीवानी कानून है और फौजदारी कानून है। दीवानी कानून का मतलब है सिविल कानून की बात किया जा रहा है, ठीक है। सिविल कानून में क्या क्या होता है, ज़मींदारी व्यवस्था, ज़मीन का जो मामला हो, संपत्ति का मामला हो, विवाह का मामला हो, ये सब मामले दीवानी पे चला जाता है। फौजदारी में क्या होता है, चोरी डकैती, हत्या, रेप, ये सब मामला फौजदारी से क्रिमिनल केस कहा जाता है, ठीक है। भारत में कानून बनाने के दायित्व संसद को है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, संसद कानून बना सकता है। सामान्यतः विधेयक लोकसभा और राज्यसभा किसी में भी रखा जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसा विधेयक है जो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में रखते हैं, जैसे कि इसको हम धन विधेयक कहते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 45 में ये चीज़ दिया हुआ था, ठीक है। और ये आपको दिखाई पड़ रहा है DPSP, ठीक है। DPSP में 14 वर्ष तक बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था किया गया था। अगले 10 वर्षों में राज्य सरकार द्वारा की जानी थी, लेकिन राज्य सरकार ने ये नहीं कर पाया। इस वजह से 86वां संविधान संशोधन लाया गया और इस अनुच्छेद को उठाकर रख दिया गया 21A में, और अब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है, ठीक है। बिहार राज्य में 1982 बिहार प्रेस बिल के नाम से राज्य विधान पालिका द्वारा कानून बनाया गया था। ध्यान रखेंगे, संपूर्ण क्रांति किसके द्वारा चलाया गया था, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ध्यान रखेंगे, ठीक है, संपूर्ण क्रांति। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ चीज़ें और हैं, ठीक है। देखिए 1862 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कलकत्ता, बम्बई और चेन्नई में की गई थी, वायसराय लॉर्ड लॉरेंस के शासनकाल में, ठीक है। ध्यान रखेंगे, 1862 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कलकत्ता, बम्बई और चेन्नई में किया गया था। लॉर्ड लॉरेंस उस समय का शासनकाल था। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना, ध्यान रखेंगे, 1966 में किया गया है, ठीक है। पंजाब हरियाणा का साझा उच्च न्यायालय कहाँ पर है, चंडीगढ़ है, ठीक है, चंडीगढ़ है। ध्यान रखेंगे, सबसे नीचे जिला और अधीनस्थ न्यायालय, उच्च न्यायालय और ऊपर में सर्वोच्च न्यायालय। कहने का मतलब है कि सबसे नीचे जो है वो जिला न्यायालय देखेंगे आप, अधीनस्थ न्यायालय है, ठीक है। उसके बाद उच्च न्यायालय में है, जैसे कि आप कोई भी केस होता है जिला न्यायालय में जाता है, वहाँ पे आप उसका केस को, फरियाद को सही नहीं हुआ तो आप जाएंगे उच्च न्यायालय, वहाँ भी नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इसी प्रकार यहाँ पर दिया हुआ जिला, सबसे निचले में जिला न्यायालय है, ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय जिसे कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद उच्च न्यायालय है और उसके ऊपर में सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, ठीक है। इसके बाद उच्च न्यायालय जो बिहार में कहाँ पर है, पटना में है, ठीक है। और ध्यान रखेंगे सर्वोच्च न्यायालय जो है वो दिल्ली में है, ठीक है। ये था 8वीं क्लास का SCERT। ध्यान रखेंगे, SCERT 8वीं क्लास की है ये, ठीक है। आप इसे पढ़िए और अधिक लाभान्वित होइए, ठीक है। इनका आप कह सकते हैं उपयोग कीजिए और आप इसको पढ़ के जाएंगे एग्ज़ाम में इससे कुछ क्वेश्चन आएगा, आप उसे देखिएगा और कोशिश कीजिए अपने जीवन को सफल बनाने के लिए। चलिए इसी बात को लेकर हम आज यहीं पर रुकते हैं और फिर इसके बाद फिर हम कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।